नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा। आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज। द रिफॉर्मर न्यूज के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव चूंकि एक सरगर्मी तेज है और तैयारियां जोरों पर है, इसको लेकर द रिफॉर्मर न्यूज के द्वारा जो है एक कार्यक्रम युवा नेता के बोल शुरू की जा रही है। इसके पहले सेगमेंट में मैं आपको एक ऐसे युवा नेता से मिलवाने जा रहा हूं जो जमीनी नेता हैं, संघर्ष प्रिय हैं और बड़े जुझारू व्यक्तित्व के हैं और कम उम्र में ही उन्होंने एक अलग पहचान इस अररिया जिले में बनाई है और काफ़ी लोग उनकी इस चीज़ को लेकर भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसकी शुरुआत उन्हीं शख्स से की जाए और लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर, युवाओं के मुद्दे को लेकर हमेशा आगे रहे हैं और तमाम तरह की चीज़ों पर जो है हमेशा फोकस रहते हैं। ये उनकी एक अपनी पहचान है और ज़मीनी तौर जो मैंने बताया शुरू में, ये उनकी एक अलग ही विशिष्ट तौर पर छवि है। तो मैं बात कर रहा हूँ पीपुल्स पावर के प्रमंडलीय अध्यक्ष प्रभात यादव जी की। इनके नाम से आप लोग वाकिफ होंगे। आज वो हमारे साथ है युवा नेता के बोल क्रम में। जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत सिन्हा जी। आपका जो द रिफॉर्मर न्यूज टीम है, इसको मैं दिल की गहराइयों से नमन करता हूँ। आपने मेरे जैसा एक अदना सा आदमी को अपने न्यूज चैनल के माध्यम से मेरा इंटरव्यू लेने का आपका इच्छा हुआ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेरे लिए खुशी की बात है। मेरे जैसा एक गांव देहात में रहने वाले छोटा सा आदमी, जो आप जैसे व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, यह मेरे लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है। मैं इसके लिए आपको सबसे पहले दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत सिन्हा जी। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव अभी सिर पर है, तैयारियां जोरों पर है, तमाम पार्टियों के द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा की जा रही है। तो सबसे पहली चीज मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप छात्र भी हैं और अभी अध्ययनरत भी हैं, क्या ऐसी परिस्थिति रही कि आपको जो है छात्र जीवन से एक छात्र राजनीति में आना पड़ा या कूदना पड़ा, जो कह ले, क्या ऐसी परिस्थिति थी? देखिए, हमारा भारत देश आजादी के 70 से 75 वर्ष बाद भी आज भी नेताओं का गुलाम है और हमारे गांव समाज में जो ऐसे नेता लोग हैं जो युवाओं का शोषण करना चाहते हैं, युवाओं को इस्तेमाल करते हैं। और मैंने राजनीतिक में देखा, राजनीति की कई सारी पार्टियों में भी जुड़ा मैं, और मैंने देखा कि कई नेता हो या गांव समाज के कोई बड़े व्यक्ति हो, वो हमेशा छोटे वर्ग के व्यक्ति को यूज करते हैं, जो मुझे पसंद नहीं आया और मैंने राजनीति में कदम रखा। और सबसे पहले मैंने देखा कि गांव समाज में जो भी बड़े व्यक्ति हैं, उसको लगता है कि मैं ही ये काम कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगा कि मैं भी ये काम कर सकता हूं और मेरे अंदर से एक ही आवाज आई कि मैं ये काम कर सकता हूं। और मैंने राजनीति में कदम रखा और सोचा कि जो गरीब मजदूर व्यक्ति हैं, उनका आवाज को मैं उठा सकूं। और मैं गरीब गुरबों का मदद करता हूं, जो कि मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, परिवार का भी सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन मैं चंदा इकट्ठा करके लोगों का भलाई करने का काम करता हूं। ये काफी अच्छा पहल है आपका। आपने बात की कि इस कारण लोगों के जो मुद्दे, वर्तमान जो स्थिति है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं मैं छात्र राजनीति में आया। लेकिन जब इतनी तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों के एक छात्र परिषद हैं, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, भारतीय जनता युवा मोर्चा हो, छात्र राजद हो, युवा राजद हो, आपने उनको ना चुनकर पीपुल्स पावर को क्यों चुना? देखिए, पीपुल्स पावर के जो संरक्षक हैं हमारे डॉक्टर गौतम कृष्णा जी, जो कि पूर्व में वीडियो थे, उन्होंने देखा कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पे है और उन्होंने अपने स्वाभिमान के साथ समझौता करना उचित नहीं समझा और उन्होंने वीडियो जैसे पद को छोड़कर राजनीतिक में कदम रखा। अब की बार वो महिषी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे उनका गतिविधि बहुत पसंद आया और मैंने उनका संगठन में जुड़ गया। क्या उनके साथ आपके व्यक्तिगत संबंध भी है? कोई व्यक्तिगत संबंध कुछ नहीं है, सोशल मीडिया पर मैंने उनको देखा, मुझे उसका कार्य बहुत पसंद आया और इसीलिए मैं उसको चाहता हूं और वो भी मुझे चाहते हैं। तो आप छात्र राजनीति से जुड़े और वो जो है, जैसी मेरी जानकारी में है कि वो जो विधायकी पद के लिए प्रत्याशी है, वो राष्ट्रीय जनता दल से ही है, जो मेरी जानकारी में है। जी जी। तो उन्होंने पीपुल्स पावर भी बनाया, तो पीपुल्स पावर बनाने का तब क्या औचित्य रहा अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ वो प्रत्याशी के तौर पे आते हैं? देखिए, पीपुल्स पावर एक सामाजिक और बौद्धिक संगठन है। इसमें जो है राजनीतिक से कोई ताल्लुकात नहीं है।
उन्हें लगा कि मेरा इसमें भविष्य लग रहा है राष्ट्रीय जनता दल में, वहां से टिकट मिलने पर वो विधायक बन सकते हैं, तो उनका वह एक अलग मैटर है। इसीलिए वो राष्ट्रीय जनता दल में उन्हें सम्मान मिला। तेजस्वी यादव जी उनको बुला करके टिकट दिए हैं और वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में भी हैं और मैं इसी से चुनाव लड़ रहे हैं। जी, अब थोड़ा क्षेत्रीय स्तर पर आते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर ये चूंकि अरहा पंचायत है जहां आपका घर पड़ता है, ये फारबिसगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है। तो पिछले 5 साल में जो यहाँ के विधायक जी रहे हैं मंचन केसरी जी भारतीय जनता पार्टी के, तो उनके कार्यकाल में आप जो विकास कार्य वो कहते हैं हुआ है, तो आप किस तरह देखते हैं उनके विकास कार्य को? हमारा पंचायत आजादी के 7 दशक बाद भी आज भी गुलाम है। हमारा पंचायत ही नहीं बल्कि यहाँ पर कोसी सीमांचल क्षेत्र में जितने भी इलाके हैं सभी गुलाम है, नेताओं का गुलाम है। यहाँ पर विकास की नाम पर तो राजनीति हो रही है, गरीबों की सेवा करने के नाम पर नेता धीरे धीरे अमीर होते जा रहे हैं, तो विकास क्या होगी? और नेताजी सब वादा करते हैं कि हम फलना काम करेंगे, चिलना काम करेंगे, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती है, कागज पर जो है काम किया जाता है, जमीनी स्तर पर कुछ दिखाई नहीं देता है। और हमको नहीं लगता है कि फारबिसगंज विधानसभा में यहाँ के वर्तमान विधायक जी कोई कार्य किए हैं। न तो सड़क का काम किए, न तो स्वास्थ्य का, न तो शिक्षा का, न रोजगार का। सभी गरीब मजदूर व्यक्ति, आज कोरोना से लाखों गरीब मजदूर का मौत हो गया है। तो क्या लगता है इस बार फारबिसगंज में बदलाव देखने को मिलेगा? फारबिसगंज में तो बिल्कुल परिवर्तन होगा। फारबिसगंज ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी जो हैं, इन्होंने बिहार को लूट लिया है। बिहार में कोई शिक्षा व्यवस्था हो या रोजगार हो या स्वास्थ्य हो, कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और यह हमारे बिहार में जो आज से कुछ दिन पहले जल नल योजना का जो काम चल रहा है, इसमें जल नल के योजना के तहत जो है काम में काफी अनियमितता बरती जा रही है और ग्रामीण स्तर पर यह सक्सेस होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो ग्रामीण क्षेत्र में एक एक करके जो है चापाकल दे देते तो संभव था, लेकिन वो नल जल योजना का काम किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, सब कुछ में लूटपाट मचा हुआ है। बिहार में विकास नहीं हुआ है, बिहार को लूटा गया है। तो पिछले 15 साल जो नीतीश कुमार जी सूबे के मुखिया रहे हैं, उनके कार्यकाल को क्या लगता है आपको कि अच्छा कहा जा सकता है या कि कोई खास काम नहीं हुआ? क्या कहा जा सकता है? बिल्कुल काम नहीं हुआ है। अगर काम करते तो हम लोग भी उसका नाम लेते, क्योंकि उनका विरोध करना मेरा कोई मतलब कि मैंने नहीं रखता है। इसीलिए काम नहीं हुआ है और हम लोग उसका विरोध करते हैं। अगर काम करते तो उसका हम लोग गुणगान भी करते। आपने बदलाव की बात कही, अगर आप बदलाव देखना चाहते हैं तो बदलाव के रूप में किसको स्वीकारना चाहते हैं? जो सत्ता में आए, बिहार में सरकार बनाए, किसको? आपके नजरिए से कौन हो सकता है जो बिहार को अच्छे रास्ते पर ले जा सकता है? बिहार को अच्छे रास्ते पर हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई नेता है हमारे बिहार में। सब लूट, सरकार तो किसी की चाहिए ना। सरकार तो चाहिए, लेकिन सब अपने पेट में जो है भरने वाला है। सब तो अपना जेब में माल भरता है और निकल जाता है। सभी लूटपाट खसोट मचा दिया है। तो इस बार फिर भी आपके नजरिए से बिहार में किसकी सरकार होगी? बिहार में देखिए, जिसके पास मतलब जिसको जनता चाहेगी वो बन सकता है। क्योंकि आप भी एक देखा जाए तो जनता ही है, तो आपके नजरिए से कौन अच्छा हो सकता है, ये मैं सवाल मेरा है। हमारे नजर में तो नीतीश कुमार जी तो पूरा गेल गुजरल हेबे किए हैं, और तेजस्वी यादव जी का जहां तक बात है तो वे शिक्षा के बारे में बात करते हैं, रोजगार के बारे में बात करते हैं, गरीब मजदूर के हित के बारे में बात करते हैं। अब देखना होगा कि तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या सचमुच में वो विकास कर पाएंगे या वो भी लूट लेंगे। उन्होंने एक बात कही नॉमिनेशन के 1-2 दिन पहले कि मैं जब पहली बार सरकार में बैठूंगा तो मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नया नई बनने वाले हैं, हो भी सकता है, दे भी सकते हैं। तेजस्वी जी एक युवा नेता हैं और उन लोग के सामने में तो हम लोग तो एक छोटा सा बच्चा ही हैं, और उतना एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो शायद विकास हो सकता है, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूं। एक युवा नेता के तौर पर, चूंकि छात्र भी है, मैंने शुरू में कहा आप छात्र भी हैं, तो एक युवा छात्र के तौर पर जो है आप अपने प्रखंड क्षेत्र में या पूरे राज्य स्तर में जो सरकार बनेगी और यहाँ जो विधायक होंगे उनसे आप क्या मांगे रखना चाहते हैं? देखिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में
सबसे पहले तो यहाँ पर सड़क की व्यवस्था ठीक नहीं है, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं है, रोजगार की तो बात मत पूछिए। रोजगार के लिए आज भी हमारे गांव समाज के कोसी सीमांचल क्षेत्र के लाखों मजदूर जो है पलायन कर रहे हैं और उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए जो है मोहताज बनाया जा रहा है और वो जाने के लिए मजबूर है बाहर, क्योंकि वैसी व्यवस्था नहीं है हमारे बिहार में। अगर व्यवस्था रहती, अगर फैक्ट्रियां रहती तो हमारे गरीब मजदूर किसान जो हैं उसे भी ज्यादातर पर जो है बिक्री होती, उसकी मक्का का हो या धान का हो या गेहूं का हो, और जो भी छात्र छात्राएं हैं और मजदूर हैं उन्हें भी सही तरीका से सब कुछ मिल पाती। यानी कुल मिलाकर आपका कहना है कि युवा के तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो, और चूंकि जमीनी तौर पर आप जुड़े हुए हैं इसलिए आप चाहते हैं कि किसानों के हित में काम हो, यही है ना? जी जी जी। देखिए अब की बार जो है हमारे कोसी सीमांचल क्षेत्र में, जबकि सरकारी रेट MSP जो है मक्का का 1760 रुपया था, और यहाँ पर हमारे बाजार में जो भी दलाल है, माफिया है, वो लोग 1000 रुपया क्विंटल मकई खरीद रहे थे, जो कि मुझे रहा नहीं गया और मुझे लगा कि ये गरीब के साथ अत्याचार हो रहा है, मजदूर के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे किसान के साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा है। ये सरकार दोहरा नीति अपना रही है, ये सरकार अफसरशाही दिखा रही है। और मैंने सोचा कि ये सरकार के खिलाफ मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा और मैंने आमरण अनशन किया, जिसके फलस्वरूप वहां के प्रशासन और कुछ इसमें जनप्रतिनिधि की भी संलिप्तता थी, जिसके कारण मेरे ऊपर 11 बजे रात में लाठीचार्ज हुई, मुझे अरेस्ट किया गया, तरह तरह की प्रताड़ित किया गया। जिसके बाद मैंने कहा अगर सरकार को चाहिए कि मक्का का मूल्य नहीं बढ़ता है तो हम लोग जेल में भी आंदोलन जारी रखेंगे। उसके बाद हम लोग के साथ मारपीट किया गया और मैंने प्रण ले लिया कि अगर मक्का का मूल्य नहीं बढ़ा तो हम लोग किसान सत्याग्रह चालू करेंगे। जिसके बाद फारबिसगंज SDM के द्वारा हम लोग को परमिशन नहीं दिया गया और हम लोग सत्याग्रह नहीं कर पाए। मुझे अफसोस हो रही है, यानी इस बात का दुख है कि आप सत्याग्रह नहीं कर पाए। मुझे बहुत दुख हो रही है क्योंकि किसान के साथ जो है सोतेला व्यवहार किया जा रहा है, अफसरशाही है हमारे बिहार में, भारत में। उम्मीद करता हूं कि जब नई सरकार की गठन होगी बिहार में, जिसके सिर पर सेहरा बंधेगा, वो आपकी तमाम मुद्दों को लेकर जो है निराकरण करेगी और जो है निदान करने की कोशिश करेगी, चाहे युवाओं को, बेरोजगारों को, किसानों का जो मुद्दा होगा। आपने द रिफॉर्मर न्यूज को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने एक गरीब मजदूर के बेटा को अपने चैनल के माध्यम से बोलने का मौका दिया और हमारे गांव में आप आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आप एक गरीब मजदूर का बेटा को समय दिए हैं। आपको दिल से प्रणाम। जी आपका शुक्रिया। तो ये थे पीपुल्स पावर के प्रमंडलीय अध्यक्ष प्रभात यादव जी, जो कि युवा राजनीति में काफी सक्रिय हैं। तो अगर हमारा ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह द रिफॉर्मर न्यूज आपको तमाम युवा नेता के बोल कार्यक्रम में तमाम युवा नेता से रूबरू कराएगा जो जिला में एक आम स्थान रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। द रिफॉर्मर न्यूज देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय अदिति किराना स्टोर नियर स्टेशन चौक फॉरबिसगंज। होम डिलीवरी इज also available in Forbisganj city. Contact us 9931223448. Proprietor देवेश कुमार गुप्ता गुड्डू जी।